हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 11th के पोल साइंस का ये तीसरा चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अभी 11th क्लास में हो और आपकी उम्र अगर देखूं तो 16 या 17 के आसपास, यानी कि 2 साल या 2.5 साल में आप लोग 18 साल के हो जाओगे और आप लोगों को भारत देश में राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा, जिससे कि आप चुनाव होने पर वोट डाल सको। तो आज का जो चैप्टर है उसी के बारे में है और हमारे चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो आइए हम अपने चैप्टर के बारे में बात करते हैं। मैं दीपक सिन्हा आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। चुनाव और प्रतिनिधित्व वीडियो चाहे लंबी हो जाए, मगर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी एडिटिंग करना बिल्कुल नहीं चाहता वीडियो के अंदर। उसके लिए चाहे वीडियो लंबी हो जाए, ध्यान से बात समझिए। चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव का मतलब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि जिस तरीके से भारत में या भारत के किसी राज्य में चुनाव कराए जाते हैं। प्रतिनिधित्व का भी मतलब बच्चों को कुछ मालूम होगा, मगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रतिनिधित्व का मतलब मालूम नहीं होगा। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी कि जब जनता अपने पे शासन करने के लिए एक प्रतिनिधित्व को चुनती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 52 पे ये टॉपिक दिया हुआ है चुनाव और लोकतंत्र। तो मैं आपकी एनसीईआरटी के पेजों पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हीं के सीरियल वाइज में चलूंगा। तो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का चुनाव और लोकतंत्र। तो जानते हैं हम इन दोनों शब्दों का क्या मतलब होता है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। जिस देश के अंदर जनता का शासन होता है उस व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। और चुनाव का मतलब होता है जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनना। चुनाव एक माध्यम है। हम चुनाव के माध्यम के द्वारा अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो व्यक्ति हम पर शासन करे। लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता का शासन, और चुनाव का मतलब हो गया कि चुनाव के द्वारा हम एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो हम पर शासन करे। हालांकि मैंने आप लोगों को इन दोनों शब्दों के बारे में एक सरल एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा दिया, मगर इसमें अभी फिल्म पूरी बाकी है। इसमें हमें गहराइयों तक जाना है और जानना है कि चुनाव और लोकतंत्र किस तरीके से काम करते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में स्टार्टिंग पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? देखो, मैं हर बात को थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि आपके जहन तक बात को पहुंचे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? इसका आंसर अगर मैं बताऊं, हाँ भी और नहीं भी। अब मेरे एग्जाम्पल पर ध्यान देना। बिना चुनाव ना हो और हम अपना प्रतिनिधि चुन लें और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी की बनी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। एग्जाम्पल के तौर पर, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को एक मॉनिटर को चुनना है। क्या हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उस मॉनिटर के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि वो मॉनिटर हमारी क्लास का ही कोई एक बच्चा होगा। हम उस बच्चे को अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार का है और किस प्रकार का उसका नेचर है, और हम 39 स्टूडेंट्स मिलकर एक मॉनिटर का
चयन कर लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो बताओ, 40 बच्चों में से एक बच्चे को मॉनिटर बनाना है, तो क्या चुनाव की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। 40 बच्चे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहे और 40 बच्चों ने अपनी सूझबूझ से एक मॉनिटर का चयन अपनी क्लास के लिए कर लिया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को एक और दूँ तो, जहाँ लोगों की संख्या कम हो वहाँ पर चुनाव की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। अब इसी को मैंने बोला कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? मैंने कहा हाँ भी और नहीं भी। अब नहीं कैसे? हमने अभी 40 बच्चों में से एक मॉनिटर को चुना था। एक क्लास में 40 बच्चों में से एक मॉनिटर को चुना। अगर हमें पूरे स्कूल में से किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाना हो और उस स्कूल में बच्चों की संख्या कम से कम 5000 हो, तो अब आप बताइए कि क्या हम उस मॉनिटर को प्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस 50,000 में से 40 बच्चे मान लीजिए एक क्लास में थे और इन 40 बच्चों में से एक प्रतिनिधि चुना गया। वो एक आसान तरीका था, क्योंकि 40 बच्चे इस एक बच्चे के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं और इन्होंने अच्छे से इसका चुनाव करके मॉनिटर के पदपेश को बिठा दिया। लेकिन क्या 5000 बच्चों में किसी एक मॉनिटर को चुनना बहुत ही कठिन प्रक्रिया हो जाती है। अब इसके अंदर मॉनिटर के पद के लिए एक नहीं, 2, 3, 4 अगर मैं कहूं तो 3 से 4 व्यक्ति मॉनिटर के पद के लिए खड़े हो सकते हैं। अब यहां पर हमें चुनाव की आवश्यकता पड़ेगी। ये 5000 बच्चे वोट के माध्यम से अपने लिए कोई एक प्रतिनिधि चुनेगा। यानी कि यहां पे एक बात यह साबित हो गई, जहां पर जनसंख्या कम हो वहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। वहां पर चुनाव की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जहां पर जनसंख्या अधिक हो वहां पर चुनाव की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। तो क्या हम बिना चुनाव के अपना प्रतिनिधि या अपना सीएम चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चुनाव के माध्यम से ही हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और प्रतिनिधि की संख्या 2, 3, 4 होगी और 2 करोड़ की जनसंख्या अपने किसी एक प्रतिनिधि को जीत का स्वाद चखाएगी। फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, जहां पर जनसंख्या कम हो वहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो वहां पर हमें चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? लोकतंत्र का अर्थ क्या मैंने बताया? जनता का शासन। जनता का शासन।
इसको भी मैं कहता हूं हाँ भी और नहीं भी। हाँ कैसे? बहुत से देश लोकतांत्रिक देश नहीं होते। भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, मगर और भी कुछ देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। वो देश क्या करते हैं, अपने देश के अंदर चुनाव करवाते हैं। जैसे कि मैं चीन के एग्जांपल ले लूं। चीन में सिर्फ एक दल है। बात को ध्यान से समझना, चीन के अंदर क्या है, एक दल। थोड़ा सा और लंबा करता हूं। भारत में आप लोगों ने सुना होगा कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, सुना ना? यानी कि भारत के अंदर दो से अधिक दल है, यानी कि जनता के पास दो से अधिक ऑप्शन है अपने प्रतिनिधि को चुनने का कि कौन सा प्रतिनिधि हमारे लिए अच्छा है, यानी कि हम पे शासन करने के लिए। हम लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता का शासन। तो जनता का शासन करने के लिए जनता अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन है कि हम इन 3-4 कैंडिडेट में से या प्रतिनिधि में से किसको चुने। तो भारत में चुनाव होते हैं तो समझा जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं। मगर किसी देश के अंदर सिर्फ एक ही दल है। मैंने चीन का एग्जांपल लिया, कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ एक दल। जनता के पास तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसी दूसरे को वोट डाले। वो देश क्या करते हैं, दूसरे देशों को दिखाने के लिए एक काम करते हैं, अपने देश के अंदर चुनाव करवाते हैं कि हम भी लोकतांत्रिक देश हैं। उस चुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है। जनता बेकार में जाके वोट देके आती है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमें वोट डालना किसको है, उसी पार्टी को, क्योंकि एक ही पार्टी है। तो कुछ देश क्या करते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते हैं एक दल होने के बावजूद, और वहां पे चुनाव कराते हैं। तो वही पॉइंट मैंने कहा कि क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और इस तरीके से होते हैं। मगर लोकतांत्रिक देशों में बिना लोकतंत्र के चुनाव नहीं हो सकते। यानी कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पे चुनाव की भूमिका बहुत ही अहम है। अब चुनाव की भूमिका क्यों अहम है, मैं बताता हूं आपको। चुनाव आयोग को संविधान ने स्वतंत्र रखा है, यानी कि चुनाव आयोग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। चुनाव आयोग जब इलेक्शन करवाती है तो नियम कानून लागू करती है, आचार संहिता लागू करती है। एक वर्ड मैंने बोला अभी, आचार संहिता, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आचार संहिता के बारे में। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को मैं कनेक्ट करता हूं चुनाव के नियम और कानून से। आपकी बुक में क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। 11 प्लेयर दोनों टीम के जब खेल रहे होते हैं तो उन दोनों टीमों के बीच में पिच पर एक एम्पायर होता है और वो अपना फैसला देता है, और उस टीम को, उन दोनों टीमों को उस एम्पायर का फैसला मानना पड़ता है, क्योंकि वो उस मैच की नींव है। वो एम्पायर जो है वो स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। उसको जो नियम और कानून उसको दिए गए हैं फॉलो करने के लिए, उसके ऊपर वो कार्य करता है और अपने नियम और कानून को उस मैच में लागू करता है कि सारे प्लेयर्स एम्पायर की बात को माने। उसी प्रकार से चुनाव आयोग
जिस तरीके से एम्पायर का फैसला लास्ट फैसला माना जाता है, उसी तरीके से चुनाव आयोग का फैसला भी लास्ट फैसला माना जाता है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है। चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है कि कौन सा व्यक्ति वोट देगा, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, मतदाता अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे और वोटों की गिनती किस प्रकार से होगी। यानी कि सारे नियम और कानून कौन लागू करता है? चुनाव लागू करता है। और इस चुनाव आयोग को पूरी की पूरी स्वतंत्रता दी गई। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चुनाव और प्रतिनिधित्व आपकी एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से चल रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पार्ट 2 में मैं लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।